तो हम लोग पढ़े थे सबसे पहले न्यूटन्स कॉर्पस्कल्स थ्योरी, वो पार्टिकल नेचर का होता है बताए, और उसमें he successfully explained the refraction and reflection phenomenon, but he fails to explain the diffraction and interference phenomenon of the light. Therefore, new theory, that is electromagnetic theory, was introduced by Maxwell, which explains the interference and diffraction, but it again fails to explain black body radiation and क्या कहा जाता है आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बाद फिर उसी समय आपको प्लैंक आए, तो उनका कहना था कि किसी भी बॉडी से अगर लाइट का इमिशन हो रहा है, कोई भी रेडिएशन हो रहा है, वह इमिट हो रहा है, इट इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल के पास वाइब्रेशन कहाँ से आएगा? बिकॉज व्हेन द एनी ऑब्जेक्ट और एनी सब्सटेंसेस आर हीटेड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल of the constituent substance, ठीक है, will be increased due to which their vibration will increase due to vibration of the charged particle, they will radiate energy, ठीक है। तो एनर्जी का रेडिएशन जो होता है ये हमेशा चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से होता है, एंड द एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एनी बॉडी इज डिसकंटिन्यूअस, और यह हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, एंड द एनर्जी of radiated energy of the body, whether it is radiating or absorbed, it is directly proportional to the frequency of light। जिस चीज को रेडिएट कर रहा है उसके फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पॉइंट्स आप पहले ही से जान रहे हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू ना, जहां न्यू हो गया आपका प्लैंक्स, न्यू हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.6256 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। अर्ग में बदल दीजिए तो 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकंड हो गया। और आप ये भी जानते हैं कि इन द केस ऑफ लाइट द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, और लाइट के केस में उसको हम लोग फोटोन कहते हैं। और यही फोटोन अगर, ठीक है, द टोटल एनर्जी emitted or absorbed by a body will be some whole number of multiple of quantum, जो आपका क्वांटम है, ठीक है, उसका होल मल्टीपुल है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ई बराबर एच न्यू, अगर एक पैकेट हो गया एनर्जी रेडिएट हो रहा है तो एच न्यू होगा, या 2 एच न्यू होगा, या 3 एच न्यू होगा, या 4 एच न्यू होगा। मतलब कि जो एच न्यू आपका है फोटोन क्वांटम, ठीक है, उसी का होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपुल होगा। यानी कि हम लोग ई बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर एन इंटू एच न्यू ना, जहां एन हो गया 1 2 3 होल नंबर ना। तो यही हो गया। एक वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं कि एनी अदर ऑफ इंटीग्रल मल्टीपुल ऑफ एच, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट डू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? एनीवन बताइए। चलिए अभिषेक बताइए। What do you mean by quantization of energy? क्वांटाइजेशन, हाँ जी बोलो। सोनू, अन्नू, अमृता। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी। नहीं बेटा, चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में समझाता हूं। सपोज ये आप किस हाउस का है? हाउस बताइए आप पहले। चलिए मैं ही बोल देता हूं। सपोज कि आप शिवालिक हाउस, हाँ शिवालिक हाउस का, सपोज कि आप शिवालिक हाउस में हैं और शिवालिक हाउस के ऊपर वाला हॉस्टल में आप है, ठीक है। तो जैसे आपको हॉस्टल में जाना है तो क्या इज इट पॉसिबल दैट यू विल स्टेप एट 1.5 लैडर? क्या आप लैडर जो हम लोग को है, सीढ़ी जो बना हुआ है चढ़ने के लिए ऊपर में हॉस्टल में, एक सीढ़ी के बाद हम लोग 1.5 सीढ़ी पर पांव रख सकते हैं कि नहीं? 2.5 सीढ़ी पर पांव रख सकते हैं कि नहीं? नहीं सर, नहीं रख सकते हैं। क्यों? तो आप ये बताइए, ये सीढ़ी कंटिन्यूअस हुआ कि डिसकंटिन्यूअस? ये आपका सीढ़ी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा ना। आइए आपको मैं डायग्राम बना के थोड़ा समझा दूं। जैसे देखिए, ये आपका हो गया हॉस्टल ना, सीढ़ी हो गया, ये सीढ़ी हो गया, देखिए
ये सीढ़ी हो गया। प्रेजेंट नहीं हो रही है सर। हाँ, प्रेजेंट नहीं हो सर रहा है। स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा। ओ अच्छा, ठीक है बेटा, रुक करके प्रेजेंट कर रहा हूँ। बोलना है बेटा, उधर से तुरंत बोल देना है, ठीक है। तो ये देखिए आप ना, मैं समझा रहा था आप लोगों को क्वांटाइजेशन वर्ड ना। ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, आइए इसको आप ठीक से समझिए। जैसे ये आपका हॉस्टल हो गया जाने वाला रास्ता, ये आपका सीढ़ी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पहला सीढ़ी है, ये दूसरा सीढ़ी है ना, ये तीसरा सीढ़ी है, ये चौथा आ गया। इसके बाद आप पांचवा के बाद हॉस्टल में पहुंच गए, ठीक है। चार के बाद हॉस्टल में पहुंच गए, ठीक है। तो ये लैडर जो है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? क्योंकि एक के बाद दो आ रहा है, दो के बाद तीन आ रहा है, तीन के बाद चार आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 1.5 आ गया, 1.6 आ गया, 1.7 होते हुए 9 तक जाने के बाद 2 आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है। जब भी लेडर आ रहा है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ना, तो इसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ना। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स एनर्जी इज डिसकंटिन्यूअस, एनर्जी डिसकंटिन्यूअस होता है। तो ये मेरे ख्याल से क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी समझ गए। तो एनर्जी रेडिएटेड जो होता है या एब्जॉर्ब जो होता है किसी भी बॉडी के द्वारा, इट इज क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स इट इज डिसकंटिन्यूअस ना। और यह एक इंटीग्रल मल्टीपुल हो जाएगा आपका ना, किसका? एच न्यू का। तो डिस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब समझ गए। एक एग्जांपल और मैं ये क्वांटाइजेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप पानी टैप से खोल के ले रहे हैं, ड्रॉप वाइज अगर आपको केमिस्ट्री टीचर कह दिया कि जाइए पानी आप 5 ड्रॉप लेकर के आइए, तो क्या आप ऐसा पॉसिबल है कि एक ड्रॉप लिए फिर 1.5 ड्रॉप वाटर लिए, इसके बाद 1.6 लिए, वैसे करते करते 5 ड्रॉप्स बना लिए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ड्रॉप वाइज भी गिराएंगे तो एक ड्रॉप वाटर गिरा, इसके बाद 2 ड्रॉप गिरेगा, फिर थर्ड ड्रॉप या फोर्थ ड्रॉप, इस तरह से आएगा ना। मतलब कि डिसकंटिन्यूअस होता है। इसी चीज को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। एनर्जी भी जो होता है स्मॉल पैकेट का फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग लाइट के केस में फोटॉन कहते हैं, क्वांटम कह देते हैं, ठीक है। ऐसे जनरल केस में फोटॉन बोल दिया और लाइट के केस में उसको क्वांटम बोल दिया। तो दीज एनर्जी आर क्वांटाइज्ड, दैट मीन्स दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू ना। तो द emitted radiant energy is propagated in the form of wave, और जो एनर्जी प्रोपगेट करता है ना, ये वेव के फॉर्म में आपको प्रोपगेट करता है। विथ दिस थ्योरी प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में मैं आपको ग्राफ दिखाया था कि जैसे बहुत ऐसे कम वेव हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी उन लोगों का, इंटेंसिटी उन लोगों का बहुत कम था ना, जिनका वेवलेंथ कम था। और उन लोगों का भी इंटेंसिटी बहुत न के बराबर था जिनका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा था। जो इंटरमीडिएट वाले थे उनका टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था इंटेंसिटी बढ़ रहा था। और इस तरह से फिर ये प्लैंक जो है उसको एक्सप्लेन किया। विद दिस थ्योरी प्लैंक वाज एबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर देने से उसका एन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और एन का जब वैल्यू बढ़ जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपुल जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, तो इंटेंसिटी बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए किसी भी बॉडी को जब हीट किया जाता है तो डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर का कलर वह रेडिएट करेगा, हम लोग उसको देख सकते हैं ना। और इस तरह से जाके प्लैंक्स जो थे वो सक्सेस हो गए एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो ये अगर कोई आपसे पूछे कि प्लैंक्स का जो थ्योरी था पार्टिकल नेचर का था या वेव नेचर का था, तो आंसर क्या होगा आपका? वेव नेचर का ना। द एमिटेड रेडिएंट एनर्जी इज प्रोपगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव ना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसे उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट वाज प्रपोज्ड बाय एच हर्ज का दिया हुआ था, ठीक है। और उनका कहना था कि जब किसी भी बॉडी पर लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इजेक्टेड होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं
ना, और बाहर निकलने लगते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या इस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और दिस फेनोमेनन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, और इस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह देते हैं, ठीक है। मतलब एच का कहना था, हर्ज परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट in which electron or electric current were ejected when certain metal, for example potassium, rubidium, cesium, etc., were exposed to a beam of light. The phenomenon is called photoelectric effect. photoelectric effect generally alkali metal से होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उनका साइज, आपका मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऊपर से नीचे आने पर उनका साइज बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। सबसे ज्यादा सीजीएम शो करेगा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों शो करेगा? तो दे हैव मोर टेंडेंसी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन द लाइट एनर्जी विल इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। सम ऑफ द एनर्जी, तो अच्छा ठीक है, उसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो इंसिडेंट लाइट के एनर्जी से कम होगा, ठीक है, और इसी फेनोमेनन को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द रिजल्ट ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट वेयर, ना क्या क्या उनका रिजल्ट आया, आइए उसको हम लोग देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। कहने का मतलब हो गया कि जैसे ही बीम ऑफ लाइट आपका किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करेगा, देयर विल बी नो लैगिंग ऑफ टाइम। इंसिडेंट किया और लाइट, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसे होता है। ऐसा नहीं कि आएगा वहां थोड़ी से मारेगा फिर वहां से इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके भागेगा, ऐसा नहीं होता है। मेटल सरफेस पर आया और निकला, मतलब टाइम लैग वहां पर नहीं है, यही कहने का मतलब है। द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितना ज्यादा देखते हैं, जिनके यहाँ आपका ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ, फोटो प्लेट लगा हुआ होगा, ठीक है, तो बरसात के टाइम में या आपका बादल किए हुए हैं तो बैटरी कम चार्ज होता है। सनलाइट अगर ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है बैटरी आपका ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द ब्राइटनेस, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आइए, फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is known as threshold frequency and energy associated with this frequency is known as threshold energy। और उस फ्रीक्वेंसी से एनर्जी जो एसोसिएटेड होगा उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी से अगर एनर्जी कम हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से एनर्जी अगर ज्यादा हो तो आपका क्या कहा जाता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, आइए इसको हम फिर से एक बार समझाते हैं। सपोज कि अभिषेक घर पर है और अभिषेक दोनों गए एक दिन मार्केट, अभिषेक कुमार और अभिषेक राज, और दोनों में थोड़ा सा तुतु में हो गया, तो वो दोनों क्या अपने अपने घर चले गए। जैसे ही अभिषेक राज के पिताजी को पता चला कि वो अच्छा अभिषेक कुमार से झगड़ा किया है तो इसका खाना पीना बंद, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो बेचारा 3 दिन से खाना नहीं खाया, दुर्बल हो गया। अब अभिषेक कुमार के गार्जियन को पता चला कि वो अभिषेक जो है से झगड़ा करके आया है अभिषेक राज से, इसका भी खाना पीना बंद। बेचारा क्या करे, वो भाग करके कहा कि अच्छा पिताजी हम जा रहे हैं, अभिषेक राज से मिल के आते हैं, उसे सॉरी बोल देंगे। तो वो अभिषेक कुमार उसके यहाँ जाएगा। जैसे ही जाता है तो देखता है बेचारा वह बहुत दुर्बल है, और अभिषेक राज को पता चलता है कि मेरा फ्रेंड आया हुआ है, तो वह चाहेगा कि बाहर निकल करके आ जाए, लेकिन 3 दिन से भूखा है। भूखा होने की वजह से उसके पास एनर्जी नहीं कि दरवाजा क्रॉस करेंगे। द मिनिमम energy required to come out from the bedroom is known as थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो उतनी एनर्जी उसके पास होना चाहिए कि वह दरवाजे से निकल करके बाहर आ जाए, तो दरवाजा तक का जो एनर्जी हुआ उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। और अगर एनर्जी नहीं है तो अभिषेक कुमार क्या करेगा, उसको जूस पिला देगा तो एनर्जी हो जाएगा, तो बाहर निकल के आएगा, बातें होंगी, एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, हैंडशेक करेगा, ठीक है। लेकिन जो दरवाजा तक का एनर्जी जो हुआ निकलने के लिए, दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड this energy, when the energy associated with any light or any आपको photon
is more than that of the threshold energy, then ejection of electron is possible, otherwise it is not possible. All the above result could not be explained on the basis of law of classical physics. क्लासिकल फिजिक्स का जो कंसेप्ट था वो कहता था कि लाइट एनर्जी जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं कि एनर्जी जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहीं पर आपका क्लासिकल फिजिक्स जो है फेल कर जाता है, ठीक है। तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट था किसका, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ठीक है, वो समझा दिए। इसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ज का जो कंसेप्ट दिया हुआ था 5 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। वो 5 पॉइंट क्या क्या डिस्कस किए कि व्हेन द लाइट एनर्जी विल इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, metal should be highly electropositive, then immediately electron will be ejected out, there will be no lagging of the time, ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लेता है। एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड्स ऑन द ये क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट पर डिपेंड करता है। एंड फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन देयर शुड बी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट वेरी फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड व्हेन द लाइट एनर्जी which is incidenting on the metal surface is less than the threshold energy or having the threshold frequency less than the required, ठीक है, तो ejection of electron is not possible, but when the incidenting light incidenting on the metal surface have frequency more than the threshold frequency, then the electron will be ejected out, ठीक है। तो यही चीज हो गया आपका क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लेकिन बाद में इसका एक्सप्लेनेशन जो था आइंस्टीन दिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटर एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है। इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, फोटो देख रहे हैं ना, फोटो देख करके आप बता सकते हैं कि ऑलरेडी ये क्या कहा जाता है, लिखा हुआ भी है। आइंस्टीन का फोटो आप देख रहे हैं। इन 1905 Einstein was able to explain the photoelectric effect using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation. A beam of light can be viewed as a shooting a beam of particle. देखो इसको मैं अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। When the light energy will incident on the metal surface, now its energy is consumed in two ways. Some of the energy is consumed in overcoming the electrostatic force of attraction acting between the electron and proton, and the remaining energy is given to the electron which is ejected out. That very energy is in the form of the kinetic energy. There will be no time lag or lapse of the time when the light energy will incident on the metal surface, it will be ejected out. तो कहने का मतलब है कि किसी भी इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी होती है दो पार्ट में खर्च होता है। कुछ एनर्जी जो होता है खर्च हो जाता है टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। उसको ओवरकम कर दिया, तो ओवरकम करने के बाद जो एनर्जी बच गई, दैट वेरी एनर्जी इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट विल बी इजेक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ द विद काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ वह बाहर निकल जाता है। यही एक्सप्लेन किए कौन, आइंस्टीन, ठीक है। If h nu is the energy of the photon and h nu naught the minimum energy required to eject the electron, then the difference in energy, that is h nu minus h nu naught, is transferred as the kinetic energy of the photoelectrons। तो देखो एनर्जी जो लाइट का था वो h nu के बराबर हो गया, किसके बराबर है, h nu के बराबर हो गया। ये हो गया आपका एनर्जी जो है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गया, इतना एनर्जी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एनर्जी कंज्यूम हो गया किस चीज के फॉर्म में, टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, एंड द रिमेनिंग एनर्जी इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट, दैट इज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज हाफ mv², वेयर me इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्रीक्वेंसी, ये एनर्जी जो लाइट का हो गया दो पार्ट में कंज्यूम हो गया, ठीक है। एक एनर्जी ये हो गया, दूसरा एनर्जी ये हो गया, ठीक है। तो दोनों का सम टोटल कर दिए तो एच न्यू के बराबर हो गया। तो हम लोग का थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना हुआ, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू में से हम लोग क्या काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, वही तो डिफरेंसेज हो जाएगा, उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आइए अब हम लोगों के पास कैसे डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सोचने पर लोग मजबूर हुए, इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पार्टिकल नेचर, as you know, as I have taught you, ना, particle nature could explain the black body radiation,
कैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पार्टिकल नेचर कर रहा है? व्हेन द लाइट एनर्जी विल इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, सम ऑफ द एनर्जी इज consumed in overcoming the electrostatic force of attraction. Actually that very energy will hammer the electron which is associated with electrostatic force of attraction. ठीक है, this hammering is associated with mass, ठीक है, मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज एसोसिएटेड विथ मास एंड वेलोसिटी। इसका मतलब कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर का है, और इसी के आधार पर आपको एक्सप्लेन हुआ कौन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता रहा था अभी। तो ठीक है, तो ये पार्टिकल नेचर से ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिर हो गया, सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन हो गया। बट ऑन द अदर हैंड it was not consistent with the known wave behavior of light which could account for the phenomenon of interference and diffraction. ठीक है, लेकिन पार्टिकल नेचर जो होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, लेकिन आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पा रहा था। तब साइंटिस्टों के पास क्या थी? मजबूरी थी। वह मजबूरी क्या थी कि दोनों कंसिडर कर लेना। द ओनली वे टू रिजॉल्व द डायलेमा वाज टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट लाइट पोसेस बोथ द पार्टिकल एंड वेव लाइक properties, that is light has dual behavior। और इस तरह से आइंस्टीन जो है से प्रूफ कर दिए कि लाइट जो है आपका डुअल नेचर का होगा, पार्टिकल नेचर का भी होगा, और क्या कहा जाता है? वेव नेचर का भी होगा। कुछ फेनोमेनन जो होता है वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है। तो पार्टिकल नेचर से क्या क्या चीज आपका एक्सप्लेन हुआ? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन किस चीज से एक्सप्लेन होता है? वेव से होता है। इसका मतलब कि रेडिएशन जो होता है, लाइट जो होता है, डुअल नेचर का हो गया, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का हो गया। ठीक है, आइए हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में देखते हैं। तो जैसे कोई भी लाइट है, व्हाइट लाइट है, उसको हम किसी प्रिज्म से पास कर दिए। जब किसी प्रिज्म से आप पास कीजिएगा, ठीक है, तो डिफरेंट कलर में डिफरेंट कलर देगा। वहां पर अगर एक बैंड रख दीजिए, एक पट्टी रख दीजिए, ठीक है, तो डिफरेंट कलर उस पट्टी पर आ जाएंगे, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स with all the wavelength in the visible range. A ray of white light is spread out into a series of colored band known as spectrum। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, spectrum is the impression produced on the screen when radiation of a particular wavelength are analyzed through a prism और diffraction grating। ठीक है, स्पेक्ट्रम जो होता है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, स्पेक्ट्रम को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। पहला स्पेक्ट्रम है इमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो, इमिशन स्पेक्ट्रम जैसे कोई लाइट का सोर्स है, सपोज कि कैंडल से निकल रहा है, और डायरेक्टली इट इज पास थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग उसको मेजर करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कर दिया गया, ठीक है, तो उसको हम उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। सनलाइट है, सनलाइट को बिना किसी मीडियम से, जैसे कि आपको ये क्या कहा जाता है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट से आपका जो लाइट एनर्जी आ रहा है तो मीडियम से होकर गुजर रहा है, वहां पर डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, दूसरे और पार्टिकल्स है, गैसेज हैं, ठीक है, उससे वो टकराएगा। सम ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एंड व्हेन दिस लाइट विल बी पास्ड विद द प्रिज्म, ठीक है, इट विल नॉट गिव ऑल कलर। प्रिज्म से कभी आप अपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे 10 में या 11 12 में करेंगे, तो क्या कभी आपको सातों कलर दिखाई दिया है? नहीं दिखाई देगा सातों कलर। क्या आप कभी सनलाइट लिए हो या रेनबो देखे हैं? तो रेनबो में क्या सातों कलर आपको डिस्टिंक्टली विजिबल होता है? नहीं विजिबल होता है। क्यों नहीं होता है? व्हेन द लाइट coming from the source is passed through the medium or the solution, some of the wavelength will be absorbed in that very medium, which will, and when it is passed through the prism, it will not give all the possible color. Those color whose wavelength is absorbed in the solution or the medium, they will be not emitted out। ठीक है, तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि सोर्स से लाइट निकला और उसको डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कर दिए, प्रिज्म से पास करा दिए, तो 7 कलर डिस्टिंक्टली विजिबल होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके अब इसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप देख रहे हैं, ये आपको लाइट सोर्स है, यह किसी स्लिट से इसको पास कराया गया, पास कराने के बाद इसको प्रिज्म से हम लोग पास करा दिए, ये स्क्रीन है। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम मिल गया, ठीक है, उसको हम लोग जो बैंड मिला उसको स्पेक्ट्रम कह दिए। ठीक है, आइए हम लोग अब देखते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द सम सोर्स, e.g. from the sun
or by passing electric discharge through a gas at low pressure or by heating some substances to high temperature is passed directly through the prism and then received on the photographic plate. The spectrum obtained is called emission spectrum. तो जो मैं बताया था वही चीज है कि लाइट जिस सोर्स से आया डायरेक्टली इसको पास कर दिया विदाउट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन और एनी मीडियम, देन द स्पेक्ट्रम ये obtained on the photographic plate or the screen is known as emission spectrum. ठीक है, the spectrum of radiation emitted by a substance in its excited state is an emission spectrum. जिसका एक एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है कि कोई सब्सटेंस है जो एक्साइटेड स्टेट में है और उसे जो रेडिएंट एनर्जी निकल रहा है वह इमिशन स्पेक्ट्रम देता है, इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, देखिए ये इमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, सोडियम का और हाइड्रोजन का देख रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ पर ये कलर भी प्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम में आप कलर बैंड देख रहे हैं, बीच में डार्कनेस भी है, देखिए यहाँ पर भी कलर आया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कलर आया है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, यहाँ पर भी देखिए कलर आया है, डार्कनेस है, फिर यहाँ पर आपका कलर बैंड मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कलर बैंड आपको मिला है, बीच में भी ब्लैक है आपको। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब आइए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे इसको देखिए आप। When white light from any source such as sun, a bulb or any hot glowing body is analyzed by passing through a prism, it is observed that it split up into 7 different colors from violet to red like rainbow as shown in the figure. अगर सातों कलर को डिस्टिंक्टली आप देख सकते हैं, देख लिए कि नहीं सातों कलर एकदम स्पष्ट है, क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, तो उसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। अगर कोई ओवरलैप कर गया तो उसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। आइए देखिए इसको। ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये देखिए अगर सातों कलर आपका दिखाई दे रहा है तो ये स्पेक्ट्रम आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा। The color are so continuous that each of them merge into the next. Hence, the spectrum is called continuous spectrum. It may be noted that on passing through the prism, red color with the longest wavelength is dedicated, least while violet color with shortest wavelength is deviated the most. ठीक है, वहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है जी, उसको सुधार लेना तुम लोग। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम किसको कहेंगे उसको देखिएगा। व्हेन द गैसेज or the vapors of chemical substances are heated in an electric arc or in Bunsen flame, light is emitted. If the ray of the light is passed through a prism, line spectrum is produced. तब उस केस में लाइन स्पेक्ट्रम आपका प्रोड्यूस्ड हो जाता है। Discontinuous spectrum consisting of distinct and well defined lines with dark area in between is called line spectrum. It is also called atomic spectrum. line spectrum या atomic spectrum आपका दोनों एक ही चीज है। discontinuous spectrum जो होता है distinct and well defined line से बना हुआ होता है और उसमें darkness भी रहता है बीच में, तो उसको हम लोग discontinuous कहते हैं। The emission spectrum consisting of series of very closely spaced line is called band spectrum. ठीक है, the band spectrum is the characteristic of molecules, hence it is also known as molecular spectrum. The band spectrum is due to vibration and rotation of the atoms present in the molecules. अब आइए डिफरेंसेस देख लीजिए आप, डिफरेंसेस बिटवीन लाइन एंड बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, लाइन स्पेक्ट्रम हैज शार्प डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड लाइंस। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, द बैंड स्पेक्ट्रम हैज मेनी क्लोज्ड लाइंस, नजदीक नजदीक लाइंस है। जैसे कि हम लोग देखे थे सोडियम के केस में, तो वहां पर आपको लाइन नजदीक नजदीक था। ठीक है, तो उसको बैंड स्पेक्ट्रम कह दिए। अगर आपका द लाइन्स स्पेक्ट्रम शार्प डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड लाइन्स हो तो उसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। द लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम एंड इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। The band spectrum is characteristic of molecules and is also called molecular spectrum. The line spectrum is due to transition of electron in an atom, whereas the band spectrum is due to vibration and rotation of the atoms in a molecule. The line spectrum is given by inert gases, metal, vapors and atomized nonmetals, while band spectrum is produced by hot metals and molecular nonmetals. आइए आपका नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में मैं बता चुका हूं कि लाइट एनर्जी कहीं से आ रहा हो किसी सोर्स से, उसको सॉल्यूशन से पास कर दीजिए या किसी मीडियम से पास कर दीजिए, तो पास करने से होगा क्या, कुछ लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो गया। तो जिस वेवलेंथ का, जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब हो गया, और जब उस लाइट को हम प्रिज्म से पास करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोप से पास करेंगे तो उसका वेवलेंथ है ही नहीं, तो एब्जॉर्ब हो गया पहले, तो उसके जगह पर क्या होगा, डार्कनेस आ जाएगा, वहां पर आएगा ही, वो कलर दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास्ड थ्रू द solution or vapor of a chemical substance and then analyzed by the spectroscope. What is a spectroscope? So it is instrument, ठीक है। It is observed that some dark lines are obtained. Further it is observed that the dark lines are at the same place where colored lines are obtained in the emission spectra for the same substances. ठीक है। अब आ जाइए डिफरेंसेस बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या है? इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स आर डायरेक्टली एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोप। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, किसी सॉल्यूशन से या किसी मीडियम से पास करना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट colored lines separated by dark space। यह क्या होता है? It consists of dark lines in the otherwise continuous spectrum। मतलब उसमें आपका dark lines जरूर रहता है। Emission spectrum can be continuous spectrum if the source emits white light or discontinuous, or the line spectrum if the source emits some colored radiation। अगर colored radiation हो रहा हो तो emission spectrum आपको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बदल जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाने लगता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ डार्क लाइंस। क्यों होगा आपका डिसकंटिन्यूअस? क्योंकि कुछ न कुछ वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट का मीडियम में या सॉल्यूशन में, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन ना, तो इसको लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फफांडा हम्पेरी, इसको कल पढ़ाते हैं। आज यहीं पर आपका क्लासेज ड्रॉप करता हूँ, 9 बज गया।